अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके बीच आनंद स्वरूप वर्मा जी को लेके आए हैं नेपाल की खास स्थितियों पे बात करने के लिए। आनंद स्वरूप वर्मा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी हम आपको बता दें कि साउथ एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, यहाँ पर जो तीसरी दुनिया के जो संघर्ष हैं और खास तौर पे वहां के जनमानस के जो संघर्ष हैं, उनकी वो एक तरह से भारत में एकमात्र यूनिक आवाज रहे हैं, जिन्होंने एम्पलीफाई किया है, लोगों को बताया है कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, इवन मिडिल ईस्ट और भारत साउथ एशिया में जो इस तरह के रेजिस्टेंस मूवमेंट्स चले हैं, जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स चले हैं ऑप्रेस्ड की तरफ से, उनकी सच्चाई क्या है। और हम लोग भी बहुत सारे इनके लेख पढ़ के हम लोग ने बहुत कुछ सीखा है। तो आनंद स्वरूप वर्मा जी इस समय नेपाल के मुद्दे पे, क्योंकि नेपाल को ये बहुत सालों से बहुत बारीक तरीके से देख रहे हैं। तो आनंद स्वरूप जी, स्वागत है आपका अमरीश मिश्रा स्पीक्स में। धन्यवाद। और हम आपसे देखिए शुरुआत यहीं से करेंगे कि जो अभी नेपाल में घटनाक्रम हुआ, अब काफी दिन बीत चुके हैं। 8 सितंबर को शुरू हुआ और आज 19 सितंबर है। अब इन 10 दिनों में जो पहले के 3 दिन हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो पहले के जो 3 दिन हैं उनमें अचानक जो सारी चीजें हुई, जिसने व्यवस्था ही पूरी पलट दी, उसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, अचानक तो देखिए अमरीश जी, कोई भी चीज अचानक तो होती नहीं है। एक प्रक्रिया का वो कल्मिनेशन था और वो प्रक्रिया मैं देख रहा था काफी दिनों से और मुझे लग रहा था कि किसी न किसी दिन ये विस्फोट होगा, क्योंकि 2008 में जब से गणतंत्र की स्थापना हुई माओवादी जनयुद्ध के बाद, और तब से लेकर अभी तक 17 वर्ष हो गए, कितनी सरकारें आई गई, माओइस्ट भी प्रधानमंत्री रहे, हिमालय के लोग भी प्रधानमंत्री रहे, नेपाली कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री रहे, और लेकिन जनता के हालात में कहीं कोई तब्दीली नहीं आई। और नया संविधान बनने के बाद भी उसके बाद हुआ कि नया संविधान बनने से शायद कुछ लोगों की दिक्कतें दूर हो, तो 2015 में नया संविधान भी बन गया, लेकिन उसके बाद भी लोगों की मुसीबतें नहीं कम हुई। खाड़ी देशों में पलायन नहीं रुका, बल्कि पलायन और बढ़ गया। और नौजवानों के अंदर एक बहुत हताशा का भाव था। इसलिए ये तो लग रहा था कि किसी न किसी दिन ये विस्फोट होगा। मैं आपको बताऊं कि 2006 में जिस समय अभी जनयुद्ध चल रहा था, माओइस्ट पीपुल्स वॉर, मुझे यूरोप जाने का मौका मिला एक लेक्चर टूर पर, और उसे स्पीकिंग टूर कहा गया था। वो वर्ल्ड पीपुल्स रेजिस्टेंस मूवमेंट WPRM की तरफ से स्पॉन्सर किया गया था। उन्होंने मुझे इनवाइट किया था तो मैं गया था। तो मैं 6-7 देशों में वहां मैंने लेक्चर दिए थे। जर्मनी में बहुत बड़ी संख्या में नेपाली प्रवासी रह रहे थे, नौजवान। जर्मनी के कई शहरों में मैंने लेक्चर दिया था, तो उनसे मुलाकात होती थी। रात में उन्हीं के यहाँ मैं रुकता भी था उन लोगों के साथ। तो वो बड़े उत्साह में थे कि जल्दी ही वहां पर क्रांति संपन्न हो जाएगी, राजतंत्र की समाप्ति होगी, एक नई शासन व्यवस्था आएगी, और फिर हम लोगों का विदेश आकर के नौकरी की तलाश में यहाँ भटकना खत्म हो जाएगा और हम अपने देश में ही खुशहाल जिंदगी बिताएंगे। तो ये तमाम देशों में, जर्मनी, बल्कि ब्रसल्स में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन था यूरोपियन यूनियन के बाहर, जब यूरोपियन यूनियन ने राजा को हथियार दिए जाने का समर्थन कर दिया था, उसके विरोध में नेपाली प्रवासियों का। उस समय सारे नेपाली यूरोप से आए हुए थे, बहुत बड़ी भीड़ थी। मैं उस प्रदर्शन में शामिल था।
तो वहां भी लोगों से जो बातचीत हो रही थी मेरी, उससे यही इंप्रेशन आ रहा था कि लोगों के अंदर बहुत उम्मीद है। अब रिवॉल्यूशन तो हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं, क्रांति हुई, क्योंकि राजतंत्र समाप्त हुआ, और राजतंत्र का समाप्त होना करीब 235-250 साल का राजतंत्र समाप्त हुआ, जिसकी नींव 1768 में 1768 में पृथ्वीनारायण शाह ने रखी थी। तो सब कुछ तो हुआ, क्रांति हो गई, लेकिन इन लोगों की स्थितियों में कोई तब्दीली नहीं आई। नतीजतन यहाँ के लोग जो थे, उनके अंदर भी एक फ्रस्ट्रेशन जबरदस्त है, जो लोग नेपाल के अंदर रह रहे थे, क्योंकि जो नेपाल के नौजवान थे उनके सामने भी रोजगार का संकट था, उनके सामने आजीविका का संकट था, उनके सामने दैनिक जीवन बिताने का संकट था, एक सम्मान पूर्ण जिंदगी, तो उनके अंदर ये होना ही था। फिर ये जो कम्युनिकेशन के साधन तमाम हुए, जिनके जरिए वे एक दूसरे की से बात कर सकें, इंस्टाग्राम हुआ, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, तो इसके जरिए यूरोप में जो लोग रह रहे थे, जो प्रवासी थे और जो नेपाल में थे, सबके बीच एक कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होने लगा था, और ये असंतोष लगातार बढ़ रहा था, जिसकी अभिव्यक्ति होनी ही थी। जी, तो ये इसमें एक चीज आनंद जी, थोड़ा सा टाइमलाइन अगर देखें तो 2008 में कंस्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन होते हैं, जिसमें माओवादी जीतते हैं, प्रचंड प्रधानमंत्री बनते हैं, और उस इलेक्शन में 30% वोट माओवादियों को मिलता है और करीब 20-21% या ऐसे ही वोट ए माले या नेपाल ये नेपाली कांग्रेस को मिलता है। मतलब 50, अगर ए माले का भी 20-22% जोड़ लें तो 50% वोट लेफ्ट के लिए वहां पर 2008 में दिखाई पड़ता है। उसके बाद एक सवाल यहाँ पर यह है, और इससे जुड़ी बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके हम लोग आएंगे उस पर। सवाल ये है कि 2008 और 2012 तक ये एक जो प्रचंड प्रधानमंत्री थे, ये संविधान, एक नया संविधान क्यों नहीं बना पाए, जबकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही इलेक्ट हुई थी इस चीज के लिए? नहीं, प्रचंड तो 9 महीने ही प्रधानमंत्री पद पर रहे ना। अच्छा, हाँ, 2008 में 9 महीने ही प्रधानमंत्री पद पर रहे, और वो रुकमंगत कटवाल वाला जो प्रसंग था, जो आर्मी चीफ था, उस प्रसंग पर इनको इस्तीफा देना पड़ा था। इस्तीफा क्या मतलब, सरकार इनकी गिर गई थी, क्योंकि झलनाथ खनाल की पार्टी एमाले ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, तो इनकी सरकार गिर गई थी। तो प्रचंड को काम करने का मौका तो मिला नहीं उस समय। उस समय तक प्रचंड जेन्युइनली कुछ करना चाहते थे, लेकिन अभी बिल्कुल नए नए सत्ता में आए थे, सत्ता का कोई अनुभव नहीं था, सीधे जंगल से ये लोग यहाँ आ गए थे। तो ऐसे में अगर कुछ दिन और रहते तो शायद, वो भी शायद ही कहा जाएगा कि शायद वो बेहतर नमूना दिखा सकते थे, बेहतर प्रतिमा स्थापित कर सकते थे, लेकिन वो तो उनकी सरकार उस समय 9 महीने ही रही। 2008 और 2012 के बीच में संविधान क्यों नहीं बन पाया, और क्या उसकी परिस्थितियां थी? अब क्यों नहीं बन पाया ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन लगातार वो लोग इस प्रयास में लगे रहे संविधान बनाने के, और 2015 में संविधान बन ही गया अंततः। बहुत सारी दिक्कतें थी, और उन दिक्कतों में अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत की तरफ से बहुत सारी अड़चनें रही होंगी, क्योंकि जब संविधान बन गया और संविधान को रिलीज करने की डेट हुई, तो यहाँ से भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में एस जयशंकर को भेजा गया, और वहां जाकर के उन्होंने तीनों नेताओं से मुलाकात की, प्रचंड से, केपी ओली से, और माधव नेपाल से, और देवबा से, चारों लोगों से बात की।
तो केपी ओली से नहीं, माधव नेपाल से और देवबा से और प्रचंड से, और यही कहा कि अभी आप संविधान को न जारी करिए, थोड़ा रोक दीजिए, क्योंकि मधेश के लोग असंतुष्ट हैं इससे। तो इन लोगों में से कोई इसके लिए तैयार नहीं हुए। कहा कि नहीं, हम लोग डेट दे चुके हैं जनता को और उस दिन संविधान जारी करेंगे। तो उन्होंने संविधान को जारी किया। इससे पहले जैसा कि हमने भगत सिंह कोश्यारी जो भाजपा के नेता हैं और वो उस समय नेपाल के मामलों को देखते थे भाजपा के प्रकोष्ठ में, तो भगत सिंह कोश्यारी और सुषमा स्वराज ये दोनों नेपाल गए। वहां इन्होंने प्रचंड से मुलाकात की और प्रचंड को भगत सिंह कोश्यारी ने समझाया कि आप संविधान में से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की अपनी जिद छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर वह धर्मनिरपेक्ष शब्द हट जाएगा, नेपाल धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष शब्द जुड़ जाएगा और नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो जाएगा, तो उत्तराखंड के जो तीर्थयात्री आते हैं उनको बहुत तकलीफ होगी। अभी वो आते हैं पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन करने, तो उनके मन में एक उत्साह रहता है कि हम दुनिया के एकमात्र हिंदू राष्ट्र में आ रहे हैं और आप इसका हिंदू राष्ट्र का स्टेटस ही खत्म करना चाहते हैं। तो प्रचंड जी ने कहा कि आप अपने देश में तो धर्मनिरपेक्ष रखे हुए हैं और हमको आप मना कर रहे हैं, और हम लोगों ने तय किया है, लेकिन जब आप कह रहे हैं तो ठीक है, इस पर विचार किया जाएगा। मुझे नहीं पता क्या बातचीत हुई, ये सारी बातें उनके इंटरव्यू में थी भगत सिंह कोश्यारी के, और वो इंटरव्यू विस्तार के साथ नेपाल का एक अखबार है नया पत्रिका, उसमें छपा था। तो फिर कोश्यारी ने कहा कि हमारी बात उन्होंने सुन ली लेकिन उस पर अमल नहीं किया और इसका मुझे दुख है। तो देखिए, शुरू से ही एक्चुअली नेपाल की राजनीति को रिमोट कंट्रोल से चलाने की भारत की बहुत पुरानी आदत है, और ये आज से नहीं, कई दशकों से, बल्कि सुगौली संधि के बाद से ही एक तरह से भारत अपना वर्चस्व हमेशा स्थापित किए रहना चाहता था नेपाल पर। ये तो था। दूसरे, भारत का जो रूलिंग क्लास है, जो सत्ताधारी वर्ग है, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कह रहा हूं, सत्ताधारी वर्ग जो यहाँ का है, वो कभी नहीं चाहता कि नेपाल अपने पैरों पर खड़ा हो। अब ये सारी जो चीजें हो रही थी, चाहे वो संविधान बनने की बात हो या पार्टियों के बीच एकता की बात, ये सब चीजें नेपाल की राजनीति को मजबूत करने वाली थी, जिसे भारत नहीं पसंद करता था। अगर आप याद करिए 2014 में जब हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो 2015 में, 15 में सार्क सम्मेलन होना था नेपाल में। मोदी जी ने कहा था कि मैं सड़क मार्ग से जाऊंगा काठमांडू, और सड़क मार्ग से जाते समय उन्होंने जनकपुर, मुक्तिनाथ और एक दो जगह और थे जहां अपने जनसभाओं की योजना बनाई थी, और कहा था कि वहां मैं छात्रों को बाइसिकल बांटूंगा। इसका बहुत विरोध हुआ नेपाल में, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने कहा, मधेसी पार्टियों को छोड़ करके, कि ये कौन सी परंपरा की शुरुआत करेंगे। मोदी जी को किसी चुनाव प्रचार में तो आ नहीं रहे हैं कि साइकिल बांटेंगे और जनसभाएं करेंगे और तब पहुंचेंगे काठमांडू सार्क सम्मेलन में। अगर पाकिस्तान का ही प्रधानमंत्री ऐसे ही कहने लगे या किसी और देश का, तो कैसा लगेगा? फिर तो एक गलत परंपरा पड़ेगी। तब मोदी जी को ये प्रोग्राम अपना कैंसिल करना पड़ा था, सड़क से जाने का। तो यहाँ भाषणों में तो लगातार
सदन में भी उन्होंने एक बार कहा था, भारत के संसद में मोदी जी ने, कि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी संविधान बने नेपाल में। कहने के लिए तो कहते थे, लेकिन कोशिश थी कि ना बने, और बने तो उन लोगों के मन के अनुरूप बने। राजनाथ सिंह ने महाराजगंज, गोरखपुर के पास जो महाराजगंज है, वहां की एक सभा में जो अखबारों में रिपोर्ट भी हुआ था कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र का दर्जा खत्म करने की बात वहां के माओवादी कर रहे हैं। वैसे तो यह उनका आंतरिक मामला है, लेकिन हम लोग इस बात से बहुत ही दुखी हैं। तो हमेशा उन्होंने, और इनका जो हिंदू स्वयंसेवक संघ है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही एक दूसरा रूप है, वो बहुत एक्टिव है वहां। तो ये बहुत सारी फोर्सेज जो थी जिन्होंने मधेसी राजनीति में अपनी घुसपैठ जमा ली थी, और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नेपाली कांग्रेस में। तो इसकी वजह से भी संविधान बनने में, या वैसा संविधान बनने में जैसा माओवादी चाहते थे, वो संभव भी नहीं हुआ और देर भी हुई। जो आपने पूछा कि इतनी देर क्यों हुई, उसके पीछे संभावित कारण यही दिखाई देते हैं। अच्छा, और उसमें जो अंदरूनी कारण है, जैसे आपने बताया कि 2008 में जो पुष्प कुमार दहल प्रचंड केवल 9 महीने प्रधानमंत्री रह पाए, और वो जो कटवाल प्रसंग था, फिर से एक बार बता सकते हैं? हाँ, रुकमंगत कटवाल वहां का आर्मी चीफ था, और उसके इस प्रसंग को बताने से पहले मैं बताऊं कि जब प्रचंड ने ओथ लिया था पहली बार प्रधानमंत्री पद का, तो उनको ये करना चाहिए था कि रुकमंगत कटवाल को बर्खास्त कर दें, क्योंकि कटवाल दोषी था जन आंदोलनों पर दमन करने का, जिन दिनों वहां नेपाल में जन आंदोलन चल रहे थे। और जो दमन हुआ था जबरदस्त, उसके लिए रायमाझी कमीशन का गठन हुआ था, और यह गठन किया था गिरिजा प्रसाद कोइराला ने, जो उस समय प्रधानमंत्री थे। जनता की मांग पर, काफी जब मांग हुई तो गिरिजा प्रसाद कोइराला ने ये जो गठन किया था, तो रायमाझी कमीशन ने एट्रॉसिटीज के लिए दोषी जिन व्यक्तियों का नाम अंडरलाइन किया था, उसमें कटवाल सबसे ऊपर था। उस रिपोर्ट का सहारा लेकर के इनको कटवाल को बर्खास्त कर देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कटवाल को बर्खास्त नहीं किया, और वो बना रहा है आर्मी चीफ। कटवाल ने समय बीतने के साथ अपनी स्थिति मजबूत कर ली, और हालत ये हुई कि जो रक्षा मंत्री थे प्रचंड की कैबिनेट में, वो जिनका पार्टी का नाम बादल था, अभी उनका पूरा नाम मैं भूल रहा हूं, तो रक्षा मंत्री जो थे उनके आदेशों का उल्लंघन किया 2 बार, और बल्कि 3 बार आदेशों का उल्लंघन किया। जब तीसरी बार उसने किया तो प्रधानमंत्री प्रचंड ने आगाह किया कि अब बहुत ज्यादा हो गया, और आप सरकारी आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो उन्हें ये लग रहा था प्रचंड जी को कि 2 पावर सेंटर बन रहे हैं, एक प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द, दूसरा कटवाल के इर्द गिर्द। और ये इसलिए भी कि प्रचंड जी ने एक बातचीत में मुझे बताया था कि भारत नहीं चाहता था कि मैं कटवाल को बर्खास्त करूं। उन्होंने बताया था कि राकेश सूद, जो उस समय वहां थे, एम्बेसडर थे भारत के, कहे कि राकेश सूद एक दिन हमारे यहाँ आए और उन्होंने मुझसे कहा कि प्रचंड जी, यह मत समझिए कि हम लोग बंगाल के इलेक्शन में फंसे हुए हैं। उन दिनों शायद बंगाल में कुछ हो रहा था। हमारी पूरी निगाह नेपाल पर लगी हुई है, और अगर आपने कटवाल को बर्खास्त किया तो आपकी सरकार नहीं रहेगी। तो मैंने प्रचंड जी से कहा कि पूछा कि आपने जवाब क्या दिया, तो उन्होंने कहा कि मुझे अंदर से तो बहुत गुस्सा लगा, लेकिन मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि फिर आप अपने प्रधानमंत्री से कह दीजिएगा कि मैं
प्रचंड को किसी भी हालत में ये कटवाल को किसी भी हालत में बर्खास्त करूंगा। और उन्होंने बर्खास्त किया, क्योंकि अब ये एक उनका कहना था कि अब ये एक राष्ट्रीय संप्रभुता का सवाल हो गया, सॉवरेनिटी का, कि हमको एसर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं जानता था कि मेरी सरकार गिर सकती है, क्योंकि कुछ ताकतें हैं जो हमको समर्थन दे रही हैं सरकार में, और उन पर इंडिया का काफी प्रभाव है। तो वो ताकतें विड्रा कर लेंगी और मेरी सरकार गिर सकती है। लेकिन यह सवाल मेरी जीत का नहीं, बल्कि संप्रभुता को एसर्ट करने का सवाल था, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो ये सारी स्थितियां थी जिसकी वजह से वो नहीं चल पाए। तो ये मतलब 2008 में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 9 महीने के बाद प्रचंड की सरकार गिर गई, है ना? यही हुआ। और उसके बाद प्रधानमंत्री कौन बना? उनके बाद याद नहीं है, एमाले का ही कोई बना था। तो एमाले ने उस समय इनको सपोर्ट नहीं किया माओवादियों को, जब ये कटवाल से जब इनकी भिड़ंत हो रही थी। एमाले के समर्थन से ही सरकार बनी थी इनकी, और एमाले का समर्थन इनके पास था। एमाले के लीडर थे झलनाथ खनाल, और झलनाथ खनाल उस समय जब ये विवाद काफी चल रहा था चाइना में थे, और चाइना से फोन पर उन्होंने कहा था प्रचंड जी को कि आप कटवाल को बर्खास्त करिए, हम लोग साथ देंगे आपका। लेकिन बिट्रे किया, क्यों बिट्रे किया ये नहीं पता। जब उन्होंने बर्खास्त किया तो उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। अरे, और उसमें भी दो गुट थे, जैसे वामदेव गौतम, वो इनके उप प्रधानमंत्री थे, एमाले के थे। वामदेव गौतम इस पक्ष में थे कि कटवाल को बर्खास्त किया जाए। झलनाथ खनाल ने भी कहा था कि कटवाल को बर्खास्त कर दीजिए, और वामदेव गौतम तो खुलेआम कहते थे कि कटवाल ने हुक्मदुली की है और वो उसे अपने पद पर रहने का कोई हक नहीं है। जो बातें मैं कह रहा हूं ये सारी रिपोर्टेड हैं नेपाल के अखबारों में उन दिनों। तो अब और कुछ बातें तो ऐसी हैं जो मेरी बातचीत में, जब मैंने इंटरव्यू किया था उनको, तब उन्होंने कहा था प्रचंड जी ने। तो एक बिट्रेल हुआ। अब बिट्रेल के पीछे कौन सी ताकतें थी उनका केवल अनुमान लगाया जा सकता है, ठोस ढंग से नहीं कहा जा सकता है। जिन लोगों ने बिट्रे किया वो भी कभी ये नहीं कहेंगे कि अमुक के कहने पर मैंने बिट्रे किया था, और जिन्होंने बिट्रे किया वो तो कहेंगे ही नहीं कि हमने बिट्रे करा। लेकिन जो परिस्थितियां थी पूरी, और पूरा जो इतिहास है नेपाल और भारत के संबंधों का, भारत जब मैं कह रहा हूं तो भारत के रूलिंग क्लास के साथ नेपाल के संबंधों का, भारत की जनता के साथ नहीं, वो जो इतिहास है उसको देखते हुए कभी भी नेपाल में कोई भी घटना होती है तो मैं ये मान ही नहीं सकता कि भारत की जानकारी ना हो या भारत की किसी न किसी रूप में भागीदारी ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। और यहां तक कि जिस समय जन युद्ध चल रहा था तो जितने भी हथियार जा रहे थे उसमें भारत भी उन देशों में था जिसने तमाम इंसासा राइफल सप्लाई की थी राजा को। तो उन्हीं लोगों के साथ, अमेरिका वगैरह के साथ, अमेरिका को भी कुछ करना होता है नेपाल में तो भारत की मदद लिए बगैर कर ही नहीं सकता, क्योंकि नेपाल के दो ही पड़ोसी देश हैं, चाइना और इंडिया। अमेरिका चाइना की मदद तो लेगा नहीं नेपाल को डिस्टेबलाइज करने में, लेकिन डिस्टेबलाइज करने में भारत की मदद ले सकता है। और भारत की पूरी राजनीति शुरू से जो ट्विन पिलर थ्योरी थी, ट्विन पिलर थ्योरी, दो खंभों का सिद्धांत, इसमें दो पिलर कौन थे? एक राजा और दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज। तो भारत का ये कहना था 1991 में जब मल्टी पार्टी
और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्थापित हुई, तो उस समय एक आंदोलन के बाद, लंबे आंदोलन के बाद, तो उस समय से भारत ने ट्विन पिलर थ्योरी को ही अपना आदर्श माना, और ये ट्विन पिलर थ्योरी अंत तक चलती रही। माओवादियों का कहना था कि ट्विन पिलर थ्योरी कुछ नहीं है, एक यहाँ इंडिया के डोमिनेशन का एक बहाना है कि राजा को समर्थन देना। राजा की वजह से नेपाल की स्टेबिलिटी नहीं है, और न नेपाल की एकता है। जो एकता और स्टेबिलिटी है वो जनता के संघर्ष से ही पैदा हो गई। तो ट्विन पिलर थ्योरी को एंड तक, यानी 2006 में जन युद्ध समाप्त हुआ है, उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट हुआ है, माओइस्ट और नेपाल सरकार लेड बाई गिरिजा प्रसाद कोइराला के बीच आंदोलन हुआ है, इतना बड़ा जिसको जन आंदोलन 2 कहते हैं, जब नारायण हिटी पैलेस को जनता ने घेर लिया था, और लोगों का कहना था कि जनता में बहुत बड़ी संख्या माओवादियों की थी, उन्होंने घेर लिया था। और तब जाकर के भारत सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार थी यहाँ यूपीए की, भारत सरकार ने ट्विन पिलर थ्योरी को तिलांजलि दी और अपने प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर कर्ण सिंह को भेजा राजा से बातचीत करने के लिए कि वो अब राजगद्दी त्याग दें और जनता को सत्ता सौंप दें। तो ये बहुत बाद तक उनकी ट्विन पिलर थ्योरी चलती रही है। अब वो तो हो गया, एक नई व्यवस्था हो गई, लेकिन उसके बाद भी जो सत्ताएं आई हैं उनमें लगातार वही लोग रहे हैं। इत्तेफाक से मोदी जी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद, भाजपा के शासन के बाद, तो और भी स्थिति खराब हुई, क्योंकि ये लोग तो पूरी तरह हिंदुत्ववादी हैं घोषित रूप से, और हिंदुत्ववादी हैं इसलिए वो चाहेंगे कि बगल के देश में ऐसी सरकार हो जो हिंदुत्ववाद को समर्थन देती हो। तो स्थितियां बहुत बेहतर नहीं हो पाई। वो जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है नेपाल की, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का नेपाल को लाभ भी मिलता है और नुकसान भी है। लाभ यह मिलता है कि अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ने ही इसको अमेरिका के ऑनस्लॉट से बचाया, अगर ये ग्रेनाडा जैसा कोई साउथ अमेरिका का देश रहा होता तो कब का अमेरिकन फोर्सेस लैंड कर गई होती माओवादियों का दमन करने के लिए। लेकिन बगल में चाइना था, इसलिए कभी अमेरिका की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने ट्रूप्स वहां भेज सके। बाकी उनके आर्मी जनरल्स की यात्राएं होती रही, रोलपा तक में हुई जो गढ़ था इनका माओइस्ट का। भारत के जो आर्मी चीफ्स थे उनकी यात्राएं होती रही, नेपाल के आर्मी चीफ से मिलते रहे वो युद्ध के दौरान, जन युद्ध के दौरान, लेकिन कभी ये साहस नहीं हुआ कि डायरेक्ट इंटरवेंशन कर सकें। और ये ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से ये हुआ है। तो मैं तो नेपाल के अपने साथियों से कहता हूं कि आप लोग इतना घबराते क्यों? आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि इंडिया कभी आपको छोड़ नहीं सकता। चाइना को अगर काउंटर करना है, इसलिए भी इंडिया तो आपको एक बफर जोन के रूप में इस्तेमाल करता रहा है और कभी छोड़ेगा नहीं। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप चाइना की गोद में चले जाएं। बिल्कुल। तो ये स्थितियां हैं जी। तो इसमें आनंद जी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 2008 से 2013 के बीच, 2013 में दूसरा चुनाव हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ही, है ना? जी। और उसमें और उस चुनाव में 2013 में माओवादियों की सीटें भी गिर गई, वोट परसेंटेज भी गिरा, और ए माले सबसे बड़े पार्टी के रूप में उभरा 2013। माओवादी तीसरे स्थान पर आ गए थे माओवादी। हाँ, उसकी क्या वजह थी?
उसकी वजह यही थी कि वो 2008 से 2013 तक इन्होंने कोई काम नहीं किया था। जो भाई कोई जरूरी नहीं है कि आप सत्ता में हैं तभी काम करिए, आप सत्ता में जब नहीं हैं तब भी तो काम कर सकते हैं ना। जनता से कटते चले गए, जनता के संघर्षों से। तो एक पैरेलल गवर्नमेंट ही बना लेते, एक शैडो गवर्नमेंट बनाते, अघोषित रूप से उस गवर्नमेंट का काम होता कि आपके जनता के जो ग्रीवांसेज हैं उनको इकट्ठा करके जो काठमांडू में सरकार बैठी है उन तक पहुंचाना, उसको लेकर के आंदोलन करना, ये सब काम तो थे ही। वो जनता से कटते चले गए और यही वजह है कि दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो संविधान बनाया उसमें बहुत सारी ऐसी बातें नहीं आ पाई जो माओवादी चाहते थे। अगर पहली ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दौरान संविधान बन गया होता तो शायद संविधान और भी ज्यादा प्रगतिशील होता। अभी भी नेपाल का संविधान काफी प्रगतिशील माना जाता है। इसमें एक बात आनंद जी ये है कि कभी मतलब संविधान में या वैसे जो भूमि सुधार की बातें माओवादियों का एक बड़ा प्लैंक रहा है, उसको लेके कभी कोई सत्ता में आने के बाद आंदोलन माओवादियों ने किया? नहीं, और सत्ता में रहने से पहले उन्होंने स्टडी वगैरह किया था और डॉक्यूमेंट तैयार किए थे भूमि सुधार को लेकर के, लेकिन उसको एक तरह से बैक बर्नर पर ही रख दिया गया। तो ये मतलब तो ये 2013 के इलेक्शन में जो झटका लगा माओवादियों को, उसके पीछे ये भी एक कारण हो सकता है, मतलब उनका जो वोट गिरा। हाँ, उसके बहुत सारे कारण थे जिनमें ये भी एक कारण हो सकता है, बिल्कुल। तो अभी तक नेपाल में कोई भूमि सुधार नहीं हुए, लैंड रिफॉर्म टाइप जैसे भारत में भी जो भी हुए पार्शियली सही, लेकिन हुए उस तरह का भी कुछ हुआ नहीं है नेपाल। मेरी जानकारी में नहीं हुए हैं। माओवादियों के होने से केवल एक लाभ हुआ और वो बहुत बड़ा लाभ है कि दलितों, महिलाओं, थारुओं और जो इस तरह की जो जनजातियां थी नेपाल में, जो बिल्कुल हाशिए पर पड़ी थी और उपेक्षित थी, उनको माओइस्ट सेंटर स्टेज पर लाने में सफल हुए। और अगर वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे अपनी आर्थिक हैसियत की वजह से, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की जो पद्धति उन्होंने शुरू की उसकी वजह से उनका भी प्रतिनिधित्व संसद में होने लगा। और मधेश, हाँ, तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये 2015 के संविधान में इसको लागू किया, इसके पहले से था जी? अच्छा, नहीं, तो 2015 किया। अच्छा, 2015। तो ये एक माओवादियों की उपलब्धि थी कि वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ले आए और जिसकी वजह से वहां जो हाशिए पे ताकतें थी उनको एक आवाज मिली। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो 2000 और जी नहीं, बताइए। हाँ, फिर वो मधेश आंदोलन के उस समय एक अच्छे नेता थे उपेंद्र यादव, वो इंटेलेक्चुअल भी थे। उन्होंने एक किताब भी उस समय लिखी थी और उसमें उन्होंने एक्नॉलेज ये किया था कि केवल माओवादी ही हैं जिन्होंने मधेश की उत्पीड़ित जनता को मुख्य धारा की राजनीति में स्थान दिया। बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज बहुनवादी यानी ब्राह्मणवादी पहाड़वाद से ग्रस्त रहती थी और पहाड़ी और तराई के बीच का जो अंतर है, जो कॉन्ट्रडिक्शन है, उसको शार्प करने में लगी रहती थी। और ये काम पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं, राणाशाही से लेके राजा तक इसी का फायदा उठा करके
राजा लोग शासन करते थे और मधेश की इतनी बड़ी आबादी को जो तराई में बसी हुई है और जो समूचे नेपाल के लिए अनाज पैदा करती है, हाँ, उसकी इतनी उपेक्षा जो थी, उस उपेक्षा को माओवादियों ने दूर किया और उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया, उनको मुख्य धारा की राजनीति में शामिल किया। तो अब यह है कि 2017 और 2022 में जो अगला चुनाव हुआ, उस बीच जो 5 साल हैं उसमें क्या हुआ? कई सरकारें बनी और गिरी। वहां तो सरकारों का बनना और गिरना एक खेल जैसा हो गया था ना नेपाल में। जनता इसलिए भी तो बहुत ऊब गई थी और फट से अलायंस लोग करते थे, सरकार बन जाती थी। अब एक बार अलायंस हुआ एमाले और माओइस्ट के बीच में और लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी अब बन जाएगी, कम से कम साउथ एशिया की। वो लोग मर्ज किए थे ना, मर्ज, शायद मर्जर हुआ था। हाँ, और लोगों ने बहुत हेल किया, लेकिन वो नहीं चल पाया। तो ये नेपाल की राजनीति का दुर्भाग्य है कि लगातार राजनीति के क्षेत्र में इस तरह के हादसे होते रहे हैं और जनता उसमें पिस रही थी, क्योंकि कोई भी पार्टी अच्छा, भ्रष्टाचार खूब हो रहा था। अब भ्रष्टाचार का आलम ये था कि जितनी भी तमाम परियोजनाएं थी उनमें उनका लाभ तो जनता को नहीं मिलता था, लेकिन उन परियोजनाओं के लिए जो पैसे अलॉट होते थे उससे राजनेताओं के और ठेकेदारों की जेबें भर जाती थी। तो इन सारी चीजों ने एक अजीब तरह की ऊब पैदा कर दी थी जनता के अंदर, और जनता की रुचि राजनीति से अलग होने लगी थी। और ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। अगर जनता अपॉलिटिकल होने लगे तो हमेशा इसका फायदा फासिस्ट ताकतें उठाती हैं। भारत में तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे लोग अपॉलिटिकल होने लगे, फासिस्ट ताकतें उसका फायदा उठाने लगी। नेपाल में भी लगभग वैसी ही स्थिति पैदा हो रही थी। तो ये 2000 जी, हाँ जी, आप बताइए, आप बात पूरी कर लीजिए। हाँ, वो तो एक ऐसी घटना हो गई अभी जो इन तमाम सोशल मीडिया पर बैन लगाने की, और उन बच्चों का गुस्सा एकदम फूट पड़ा, जिसकी वजह से एक बार फिर राजनीति में गर्माहट आ गई है। और लोग राजनेताओं के प्रति, राजनीति के प्रति गंभीरता से सोचने लगे हैं कि नेपाल की स्थिति ऐसी क्यों हुई कि इतना बड़ा विस्फोट हुआ। सोचने लगे हैं कि वे कौन ताकतें थीं जिन्होंने इस विस्फोट का फायदा उठाया, जनता के नौजवानों के कंधे पर बंदूक रख करके और गोलियां दागी। ये सारी स्थितियां जो हैं एक बार फिर लोगों को सतर्क, जागरूक और अलर्ट कर रही हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति है। हर आंदोलन जो है वो कुछ न कुछ सिखा के जाता है, और इस आंदोलन ने तो बहुत बड़ी सीख दी है लोगों को। तो इसमें हम मोटा मोटी ये कहें कि 2017 और 2022 के बीच जो सरकार बनी उसमें कई बार सरकार बदली, कई प्रधानमंत्री, प्रचंड भी एक समय प्रधानमंत्री बन गए थे 2021 में, और एमाले और माओवादियों का जो मर्जर हुआ था वो भी टूट गया पूरा। फिर 2022 के चुनाव में क्या हुआ, क्योंकि वो चुनाव आखिरी चुनाव थे नेपाल में। 2022 के चुनाव में प्रचंड को बहुमत तो नहीं मिला। मेजॉरिटी पार्टी तो एमाले ही थी। एक्चुअली एमाले का सांगठनिक ढांचा बहुत अच्छा है, उसका आइडियोलॉजिकली तो वो बहुत कमजोर है माओइस्ट के मुकाबले, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनली वो एक तो बहुत पुरानी पार्टी है, और उसका एक एक जिले के कोने कोने में उसका वो है,
उसकी यूनिटें हैं। तो उसका सांगठनिक ढांचा बहुत जबरदस्त है, जो इलेक्शन के समय काम आता है। माओइस्ट के साथ बहुत सारी खामियां हैं चुनाव के नजरिए से, तो वो तो हमेशा पीछे ही, पहले चुनाव में जो उन्होंने इतनी सीटें पा ली थी, वो तो उनका जो ऑरा था प्रचंड का ही नहीं, सारे माओइस्ट का एक वो था प्रभाव मंडल, जिसकी वजह से जनता आकर्षित थी। लेकिन बाद में वो कम होता गया, फिर प्रचंड पर कुछ वहां के भ्रष्ट लोगों से संबंध होने के भी आरोप लगने लगे। तो ये सब चीजें थी जिसकी वजह से माओइस्ट भी काफी बदनाम हो गए थे। तो 2022 और माओइस्ट का बदनाम होना जनता नहीं बर्दाश्त करती थी। ये माले और नेपाली कांग्रेस बदनाम हो कोई बात नहीं, लेकिन माओइस्ट भी भ्रष्टाचार में उनका नाम आए, ये मतलब जनता के लिए बर्दाश्त से बाहर था। तो प्रचंड की पॉपुलैरिटी काफी कम हो गई थी 2000 अभी ये जो 2025 के उभार के पहले प्रचंड की पॉपुलैरिटी थी काफी कम हो गई थी। ये हाँ, अगर पॉपुलैरिटी कम नहीं होती तो अभी जो काउंटर रिवोल्यूशन हुआ, ये काउंटर रिवोल्यूशन ही था जो अभी हुआ है। ये काउंटर रिवोल्यूशन था और अटेम्प्टेड कू था आर्मी द्वारा। और इन दोनों के पीछे अमेरिका का हाथ था। खैर वो तो उस पर तो और बात होगी, लेकिन इस काउंटर रिवोल्यूशन के समय जो आप कह रहे हैं प्रेसिडेंट की पॉपुलैरिटी नहीं कम होती, तो इस काउंटर रिवोल्यूशन के समय ही प्रचंड की अग्नि परीक्षा थी। वो अपने तमाम कैडर्स के साथ खड़े हो जाते। ठीक है 20 लोग आम लोगों में से मारे गए हैं, 10 लोग इनके भी मारे जाते, लेकिन अगर डट के खड़े होते तो जनता को लगता कि हाँ काउंटर रिवोल्यूशन का मुकाबला करने के लिए अभी ये ताकत है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ का तो क्या। और इसमें एक जी और इसमें एक बड़ा कारण आप ये मानते हैं मेरे ख्याल से कि जो पीएलए को डिसबैंड कर दिया और पीएलए में का जो नेपाली सेना में इंटीग्रेशन नहीं हो पाया, तो इसकी भी एक बड़ी वजह, कोई आर्म्ड फोर्स नहीं थी कि जो काउंटर रेवोल्यूशन के सामने खड़ी हो सके। बिल्कुल भाई, जब आपने पीएलए को छोड़ दिया तो इसका मतलब कि आप इस स्टेट की मर्जी पर हैं और उन लोगों की मर्जी पर ही आप राजनीति कर रहे हैं जो उस स्टेट को चला रहे हैं, चाहे वो नेपाल, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो। आपके पास कुछ है ही नहीं है अपने जनता की रक्षा के लिए। तो पीएलए तो किसी न किसी रूप में रहना ही चाहिए था इनके पास, चाहे नाम उसका पीएलए नहीं होता। अगर मान लीजिए कि एक एग्रीमेंट के तहत कि किसी देश में दो सेनाओं का अस्तित्व नहीं रह सकता है, सिद्धांत रूप में इस बात को मानने के बाद ठीक है पीएलए को आपने डिसबैंड कर दिया, आप उसका कुछ लोकल गार्ड या कुछ जन रक्षक दल के रूप में कुछ तो बना करके, लेकिन अपना एक वो रखते हैं, अपने मिलिट्री विंग को आप एकदम जब खत्म कर देंगे तो बुर्जुआ ताकतों के अंदर वो डर नहीं रहेगा। इसमें हम लेबनान का आनंद जी, इसमें लेबनान का एग्जाम्पल है जहां पर हिजबुल्ला के एमपीज हैं, हिजबुल्ला की सरकार एक तरह से अभी भी है, और वहां पर 30% शिया हैं, 30% सुन्नी, 30% मैरोनाइट क्रिश्चियन, और वहां पर भी अमेरिका पूरा प्रेशर डाल रहा है कि हिजबुल्ला डिसार्म हो, लेकिन वो डिसार्म नहीं हो रहा है। तो एक तरह से दो सेनाएं लेबनान में भी, लेबनीज आर्मी है और हिजबुल्ला, और वो एक्सपेरिमेंट काफी हद तक सफल रहा है इजराइल अमेरिका से लड़ने के लिए। अभी जो भी उनको सेटबैक्स लगे, सब कुछ लगे, लेकिन अभी भी इजराइल को संधि करनी पड़ी 27 नवंबर 2024 को, और अभी भी जो अमेरिका प्रेशर डाल रहा है उसमें हिजबुल्ला डिसार्म होगा नहीं, क्योंकि लेबनीज सेना में भी शिया हैं और सारी चीजें, वो एक जो उनका रेवोल्यूशनरी फ्लैंक है हिजबुल्ला का,
वो एक बना हुआ है। तो ये तो एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, जहां एक देश में दो सेनाएं हैं, लेबनान। ये एग्जाम्पल है, और एक ये भी एग्जाम्पल है हमारे सामने कि इंडोनेशिया की कम्युनिस्ट पार्टी, जो सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी थी नॉन गवर्निंग कम्युनिस्ट पार्टियों में, उसके चेयरमैन एदित ने जब पीएलए को डिसबैंड कर दिया, उसके बाद इंडोनेशियन कम्युनिस्टों को उस समय बचाने वाला कोई नहीं था, जब सीआईए ने एक प्लाट तैयार किया और वहां के फंडामेंटलिस्ट मुस्लिमों के जरिए इन कम्युनिस्टों का सफाया करवाया, और पीछे आर्मी रहती थी सुहार्तो की देखरेख में। ये भी उदाहरण हमारे सामने है। जब तक उनकी पीएलए इंटैक्ट थी, तब तक उनसे डरते थे लोग, और कभी साहस नहीं हुआ जनता को वो करने का, हमला करने का जनता पर, कम्युनिस्टों पर, जो जिसका रिप्रेजेंटेशन कम्युनिस्ट पार्टी कर रही थी और वो कर रहे थे। और वही स्थिति 60 करीब 30 साल बाद अमेरिका, आप देखेंगे उन डॉक्यूमेंट्स को, अब तो सारे डॉक्यूमेंट बाहर आ गए हैं आर्काइव से, कि उस समय जो सीआईए का वहां इंचार्ज था साउथ ईस्ट एशिया में, उसने एक केबल भेजा है स्टेट डिपार्टमेंट को, और उसमें कहा है कि जो लॉस हमको हुआ है वियतनाम वार में हार की वजह से, दो लड़ाइयां हार चुके थे ना, एक दिएन बिन फू वाली, और यहाँ पर अमेरिकन हारे थे वियतनाम में, तो जो हमें लॉस हुआ है उससे कई गुना ज्यादा गेन हमको इंडोनेशिया में कम्युनिस्टों के सफाए की वजह से हो गया है। तो ये मतलब स्थिति थी, और इंडोनेशिया ही बनाना चाहता था अमेरिका नेपाल को, लेकिन उसकी कोशिश लगातार रही, वो बना नहीं पाया। अब जो है आंशिक सफलता मिली है, लेकिन मुझे नहीं विश्वास है कि यह टिकाऊ सफलता उसके लिए होगी। वहां की जनता बहुत मैच्योर है, और उसकी एक जुझारू मानसिकता है, बहुत समय से वह संघर्ष करती रही है, और मगध जनजाति है जो वहां की, जो जिसकी बहुत बड़ी संख्या पीएलए में भी थी, मगध जनजाति का ही वह नौजवान लखन थापा, जिसको वर्षों दशकों पहले फांसी दी गई थी, उसे पहले क्रांतिकारी के रूप में मानते हैं, जो भूमि सुधार की बात करता था, और उसे वहां मनकामना मंदिर के सामने फांसी दिया था राणा ने, जब राणा शाही थी। उस समय से लेकर के और माओवादी युद्ध तक बहुत सारे संघर्ष चले हैं, और उन संघर्षों ने जनता की मानसिकता को काफी उन्नत किया है, और इसका एडवांटेज वहां के लोगों को मिला है। जो बहुत हाशिए पर पड़े हुए लोग हैं, वो भी जब सोचते हैं तो उनके अंदर भी एक राष्ट्रवाद होता है। वह राष्ट्रवाद भारत वाला राष्ट्रवाद नहीं है, भाजपाइयों वाला, वो सचमुच एक राष्ट्रवाद होता है, क्योंकि नेपाल कभी किसी देश का उपनिवेश नहीं रहा, और कभी कॉलोनी नहीं रही, तो उसके वहां के लोगों के दिमाग जो है पहले से ही डीकोलोनाइज, हमारे यहाँ तो डीकोलोनाइजेशन की कोशिश भी नहीं हुई, हम तो 200 साल तक उपनिवेश रहे, और डीकोलोनाइजेशन की कोशिश भी नहीं हुई, और ग्लोबलाइजेशन के साथ हमारा रिकोलोनाइजेशन भी हो गया। तो हम तो बहुत गए गुजरे इस मामले में हैं, जिसमें नेपाल के लोग बहुत एडवांस हैं, कि वो ऑलरेडी डीकोलोनाइज्ड उनका माइंड है। अब भले ही ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव थोड़ा पड़ रहा हो, लेकिन फिर भी कभी वो उपनिवेश नहीं रहे। तो संघर्षों का लगातार होना और उपनिवेश का कभी ना होना, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से वे लोग अपने यहाँ के नेताओं पर एक लगाम भी लगाए रखते हैं, और नेता लोग डरते भी हैं अपने यहाँ की जनता से, वहां के, वो चाहे प्रचंड हो या
कोई दक्षिणपंथी नेता हो। तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए मुझे लगता है कि नेपाल में अभी जो कुछ हुआ है वो स्थायी नहीं है। इस समय इसमें कोई शक नहीं कि जो ताकतें राजा की वापसी चाहती थी, जो ताकतें हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती थी, जो ताकतें जनतंत्र के खिलाफ में थी, डेमोक्रेसी के खिलाफ थी, और वो एक निरंकुश पंचायती व्यवस्था जैसी शासन व्यवस्था चाहती थी जो राजा के समय था, जिसमें जो पार्टी लेस डेमोक्रेसी थी उनकी, जिसको डेमोक्रेसी कहते थे। अजीब सी बात है कि पार्टी लेस डेमोक्रेसी। तो क्योंकि आप देखिए कि ये जो जेनजी वाले जो लड़के थे उनको इतनी समझ नहीं थी कि वे चुन चुन कर डेमोक्रेसी की जो संस्थाएं हैं उनको जलाएं। आप देखिए जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और तीसरा जो है क्या है, लेजिस्लेटिव, तीनों की बिल्डिंगों को जलाया है इन्होंने। कोर्ट, अदालत से लेकर के, कोर्ट से लेकर के और पार्लियामेंट से लेकर के सरकारी दफ्तरों तक को एक तरफ ये जलाया, और दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के घरों को बिल्कुल पार्टी लेस पंचायत वाले पैटर्न की व्यवस्था कायम करने के लिए ये संकेत मिलता है। तो वो कौन लोग थे और कैसे घुसे? तो वही जो मैं कह रहा था कि अमेरिका चाहता था इसको इंडोनेशिया बनाना, और माओवादियों की सफलता के बाद वह मन महसूस कर रह गया था कि हम कर नहीं पाए, लेकिन उसने हार नहीं मानी, वो लगा रहा, और वो उसने नेपाल की आर्मी में अपना पेनिट्रेशन बढ़ाया। उसने सोचा कि अब इस तरह से हम अपने काम को करेंगे, और निश्चित रूप से उसका पेनिट्रेशन था। हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, केवल सूत्रों से ही पता चलता है। मैं एक किताब लिख रहा था, बल्कि लिख रहा हूं, कि भाई नेपाल कुड नॉट बिकम इंडोनेशिया। उस संदर्भ में मैंने कुछ रिसर्च किया था और मुझे पता चला कि अरे जो ट्रेडिशनल इंडिया की बिरादराना आर्मी थी, नेपाल की आर्मी, वो कैसे धीरे धीरे इंडिया के हाथों से निकलती चली जा रही है और अमेरिका की गोद में बैठ रही है। क्योंकि बहुत सारे इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपकी किताब में होंगे। कोशिश कर रहा हूं कि कुछ मिल जाएं, सारे तो नहीं लेकिन कुछ तो मिल जाएं। जैसे मेरी जानकारी में 150-200 ऐसे ऑफिसर हैं नेपाल आर्मी के जिनको फायदा मिलता रहा है अमेरिकन एम्बेसी या किसी भी रूप में, लेकिन उसका प्रमाण, फायदा इन द सेंस कि मतलब उनके बच्चों को भेजा जा रहा है घूमने, पढ़ाने की वो दिया जा रहा है, बहुत सारा है, कुछ के तो मकान के किराए भी दिए जा रहे हैं, लेकिन इनका प्रमाण अभी हमारे पास नहीं है। जिस दिन प्रमाण मिल जाएगा ये जो जेन जी जो हैशटैग चला रहा था जब अपराइजिंग हो रही थी, नेपो किड्स के नाम से, नेपो किड्स, तो नेपोटिज्म, तो नेपो किड्स क्या इन्हीं सेना के बच्चों का बाहर पढ़ना, वो लोग उनको नेपो किड्स कह रहे थे वो, कि और पॉलिटिशियंस के भी या पूरी व्यवस्था के, ये नेपो किड्स जो वहां पर चला हैशटैग, ये क्या था? आम लोग तो यही समझते हैं कि बच्चों, इनके नेताओं के बच्चों को, लेकिन मुझे काफी कुछ वो भी लग रहा है जो आप कह रहे हैं। तो और जिस दिन, देखिए पहले दिन जब आंदोलन शुरू हुआ तो मैंने एक पोस्ट भी किया था हेल करते हुए फेसबुक पर, और मुझे लग रहा था कि जेन्युइनली एक सचमुच बहुत सही आंदोलन शुरू हुआ है। दूसरे दिन दोपहर तक भी मुझे तब तक ऐसा लगता रहा जब तक ये खबर नहीं आई कि सेना प्रमुख ने केपी ओली से इस्तीफा देने को कहा है। यह खबर, ये ब्रेकिंग न्यूज देख करके मेरा दिमाग ठनक गया कि नेपाल में तो इतना साहस कर ही नहीं सकता सेना प्रमुख कि इलेक्टेड प्रधानमंत्री से इस्तीफा देने की बात कहते हैं। इसका मतलब कि, और उस समय
गोली के सामने कोई चारा नहीं था, इस्तीफा दें या गोली खाएं। तो ये इसका स्थिति मतलब है, मतलब इतनी गंभीर स्थिति थी। जी हाँ, और आर्मी इसका मतलब आर्मी कि आर्मी मार देती आर्मी हो। को खुलेआम नहीं, किसी ने कहीं से गोली हाँ, आती किसी स्नाइपर की, हाँ, लग जाती, आर्मी फिर उनको पकड़ के सहलाती उस चोट को, एम्बुलेंस बुलाती। हाँ, हाँ, समझ। नहीं, ये तो लेकिन इस अच्छा, लेकिन प्रचंड पे ऐसी प्रचंड के घर पे भी हमला हुआ था, लेकिन बहुत हल्का सा हमला था, कोई ज्यादा जी, उनको कोई हम्म, नुकसान नहीं हुआ। नुकसान हुआ है ये जो खनन थे, इनकी वाइफ ऑलमोस्ट शी वाज बर्न्ट खनाल अलाइव। खनाल, हाँ, हाँ, खनन, हाँ, सॉरी, खनाल, लेकिन वो बच गई। जो एक तो अच्छा, ये जो होटल्स को जलाया इन्होंने, हिल्टन होटल और ये सब, ये क्या था? ये होटल वगैरह किस चीज के सिंबल थे, और इसमें किनका पैसा लगा था? जैसे हिल्टन होटल शेर बहादुर देवबा के बेटे का पैसा था, हाँ, उसको जलाया है। तो वो बहुत टारगेटेड उन्होंने किया है, चुन चुन करके। आपको नहीं पता है, हमको भी नहीं पता था, तो वो जेनजी के लड़कों को कितने को पता होगा। ये जो टारगेट तय किए गए, ये तो बहुत कुशलता पूर्वक उन लोगों द्वारा किए गए जो कहीं से संचालित थे। अब कहां से संचालित थे ये देखा जाएगा, आगे चल के जल्दी ही पता चल जाएगा। इसमें एक एक चीज मैं पूछना चाह रहा था, आपको क्या लगता है, वो जो 9 सितंबर को जो टारगेटेड वायलेंस हुआ, क्या उसमें जी, हिंदू सेवक संघ का भी एक जो हिंदू स्वयं सेवक संघ HSS, उसको मान लें हम्म, RSS का, उसका भी हाथ था? निश्चित रूप से रहा होगा। भीड़ तो वो भी जुड़े, उनके तो बहुत सारे। अभी एक रजनीश की रिपोर्ट बीबीसी की आई है, आप देखिएगा उसको, हिंदू सेवक संघ पर। उसमें उसने तमाम संख्या दी है कि कितने सौ एकल स्कूल इनके चल रहे हैं, क्या हो रहा है, और कितनी तेजी से इन्होंने अपना प्रसार किया है। वो बीबीसी की रिपोर्ट अभी उन्होंने, पहले आई थी, अभी फिर दोबारा रिलीज किया है। तो अच्छा, वो रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, उससे पता चलेगा कि इन्होंने किस तरह से वहां काम किया है। तो ये भी होंगे, क्योंकि ये जितने भी वो ताकतें थी जो वामपंथ के खिलाफ थी और राजतंत्र के की समर्थक थी, क्योंकि नेपाल में वामपंथ के खिलाफ होने का मतलब राजतंत्र का समर्थक होना है, और कोई डेमोक्रेसी वगैरह नहीं। खुद नेपाली कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो राजतंत्र के समर्थक हैं। और नेपाल में इतनी पुरानी राजशाही रही है कि राजा साकार रूप में तो खत्म हो गया, लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर निराकार रूप में बैठा हुआ है अभी भी। तो वो जो निराकार रूप उसका है, वो पॉलिटिकल पार्टीज में है। अच्छा, आपने कहा कि प्रचंड के घर पर कम हमला हुआ, हल्का हुआ, ये बात सही है, क्योंकि प्रचंड ने शुरू में ही एक स्टेटमेंट दिया जेनजी के नाम कि हम तुम्हारी मांग के साथ हैं। तो अगर केवल जेनजी के बस में होता हमला करना, तो प्रचंड पर नहीं हमला करते, लेकिन हमला करना केवल जेनजी के बस में नहीं था। प्रचंड की कैबिनेट के एक मंत्री हैं राम कार्की, जो भारत में भी सक्रिय थे जनयुद्ध के दिनों में, पार्थो के नाम से वो मंत्री थे प्रचंड की दूसरी सरकार में। तो मैंने उनको फोन किया, तो पता चला कि वो तो आंदोलन ही जो शुरू हुआ था उससे पहले ही पुर्तगाल किसी सेमिनार में भाग लेने गए थे, फिर वो लौटे ही नहीं। उनका मकान झापा में है, वहां जलाया है लोगों ने, झापा में, इनके मकान को। तो बहुत टारगेटेड एक वो हमला था।
और ये बहुत सोच समझ करके किया गया है। जैसे आपको बताएं कि इंडोनेशिया में भी जो हमले हुए थे, सीआईए ने एक लिस्ट तैयार की थी, और वो लिस्ट ऐसी थी कि इंडोनेशिया के किस गांव के किस मकान में कौन कॉमरेड रहता था, कि इंडोनेशिया में एक एक गांव में की लिस्ट उन्होंने तैयार की थी सीआईए ने, ठीक है ना। हाँ हाँ और इसी तरह से यहाँ जिसमें माओइस्ट आंदोलन चल रहा था, जेम्स मोरियार्टी जो एम्बेसडर था अमेरिका का नेपाल में, वो भी खूब गांव में घूम करके माओवादियों के खिलाफ प्रचार करता था, लोगों से मिलता था और उनको समझाता था। और इतना ही नहीं, आप याद करिए 1990-91 में जब पहला जन आंदोलन हुआ था, उस समय माओइस्ट तो नहीं थे। मदन भंडारी के नेतृत्व में एमाले थी, जिसके पहले प्रधानमंत्री बने थे मनमोहन अधिकारी, जो पहली सरकार बनी थी उस समय 91 में। तो वह जब आंदोलन चल रहा था, जो चुनाव चल रहा था, उस समय जूलिया चांग नामक एक महिला थी जो नेपाल में अमेरिका की एम्बेसडर थी, और जूलिया चांग भी बहुत एक्टिव थी कम्युनिस्टों के खिलाफ। और उनका कहना था कि सारी दुनिया में जब कम्युनिस्टों का पतन हो रहा है, तो आप लोग क्यों इतना कम्युनिस्टों के प्रति उत्साहित हैं, इस तरह की बातें। तो देखिए, अमेरिका, वो तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका कब चाहेगा कि नेपाल में कम्युनिज्म हो। तो मदन भंडारी की हत्या, मदन भंडारी जी की हत्या भी तो कुछ एक उसमें भी संदेह है। हाँ, वो एक रहस्य ही रह गया, लेकिन संदिग्ध है। उस पर इंक्वायरी आप कभी नहीं हुई? नहीं, इंक्वायरी हुई है, लेकिन कोई अभी नतीजा नहीं निकला। अब देखिए, डोनाल्ड कैम्प जो सहायक विदेश मंत्री नेपाल का था उस समय, उसने सीनेट में ये कहा था कि नेपाल के माओवादियों से अमेरिका के राष्ट्रीय हितों को खतरा है। फिर यही बात उन्होंने एक सेमिनार में कही, जिस सेमिनार का शीर्षक था प्रिवेंटिंग कम्युनिस्ट ओवरथ्रो इन नेपाल, और उसमें भी उसने यही बात कही थी। कॉलिन पावेल ने नेपाल की यात्रा की, इतिहास में पहली बार कोई अमेरिका का विदेश मंत्री नेपाल आया। क्रिस्टिना रोका लगातार वहां आते रही। तो ये सब चीजें जो है ना, अमेरिकन घुसपैठ काफी नेपाल में बढ़ी रही, चलती रही। तो मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो काउंटर रेवोल्यूशन हुआ उसमें ब्रॉडली अमेरिका, भारत के कुछ एजेंसीज और उसके साथ साथ ये जो हिंदू स्वयंसेवक संघ है, प्लस जो नेपाल के अंदर की रॉयलिस्ट फोर्सेज, प्लस जो नेपाल के अंदर की रॉयलिस्ट फोर्सेज हैं, उन्होंने जो हिंसा हुई है उसमें उनका प्रमुख हाथ रहा है, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस अब अंतिम सवाल के आगे रास्ता क्या देखते हैं आप, मतलब अब क्या होगा? देखिए, वहां की जो सिविल सोसाइटी है, उसके लोगों ने जिस समय ये बिल्कुल आंदोलन अभी शुरू ही हुआ था, 2-3 दिन बीते थे, एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला था जिसमें उनका यही कहना था कि संविधान को हमें बचाना है, जनतंत्र को बचाना है, उनका स्लोगन था। तो नागरिक समाज के लोग काफी एक्टिव हैं, उसमें खगेंद्र संगरौला वगैरह थे जो वहां के बहुत बड़े लेखक हैं, वो लोग थे। और इस तरह के नागरिक समाज का आंदोलन जन युद्ध के समय भी होता था, जब माओवादियों का दमन होता था। तो वो लोग इस दमन के खिलाफ बोलते थे, क्योंकि बहुत सारे दमन ऐसे होते थे ना कि शहर में कोई स्टूडेंट है या कोई एक्टिविस्ट है जो खुद हथियार नहीं उठा रहा है, चला रहा है, लेकिन विचारों से समर्थन कर रहा है, उसको उठा के जेल में बंद कर देते थे। कोई कविता लिख रहा है उनके पक्ष में, उसको उठा के बंद कर देते थे।
तो इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए नागरिक समाज के लोग थे उस समय देवेंद्र राज पांडे इसकी अगुवाई कर रहे थे, जिन्होंने वहां की इकोनॉमी पर बहुत अच्छी किताब भी लिखी थी उस समय। तो अब वो तो काफी बूढ़े हो गए होंगे, तो अब दूसरी पीढ़ी है, वो लोग कर रहे हैं। तो लोग हैं, और माओइस्ट में भी, माओइस्ट पार्टी में भी लोग सोच रहे हैं। एक सोच यह है कि प्रचंड और उनके साथियों को अपने को किनारे कर देना चाहिए, और यंगर जनरेशन जो है पार्टी के अंदर, उसको सामने लाना चाहिए और उनके हाथ में कमान सौंप देनी चाहिए संघर्ष की। और देखिए, मैं तो बहुत होपफुल हूं कि नेपाल में बहुत सारे हादसे हुए हैं, एक हादसा ये भी हुआ, और स्थितियां बेहतर होंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इतने पेशेंटली आपने सारे सवालों का जवाब दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।